हमारे साथ दरभंगा के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सूरज हैं, जो उनका दरभंगा चिल्ड्रेन हॉस्पिटल बेता वीआईपी रोड में चलता है। डॉक्टर सूरज, सबसे पहले हम आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारा पहला सवाल यही है कि बच्चे जो जन्म लेते हैं तो उसके बाद जब हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ आते हैं, तो आम बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि उसको इन्फेक्शन हो गया तो डॉक्टर के यहाँ ले गए। ये इन्फेक्शन वर्ड क्यों आता है जन्मजात बच्चों के लिए? पहले तो जन्मजात बच्चा या नवजात बच्चा को 28 दिन से, जो परिभाषा साइंस में है, 28 दिन से कम बच्चे को, 28 दिन से कम उम्र के बच्चे को नवजात बच्चा कहा गया। और जो मैक्सिमम बच्चा बीमार होकर आता है वो जस्ट जन्म के जस्ट बाद में आता है। और जो अपना हॉस्पिटल चल रहा है मेनली नवजात बच्चा के लिए। और इन्फेक्शन शब्द कहना के मतलब है वो जांच के बाद पता चलता है कि इन्फेक्शन है या नहीं है। 3-4 मेन कंप्लेन जो गार्जियन लेके आता है, खास करके जब नॉर्मल डिलीवरी होता है, तो चमकी, नहीं रोया, या पेट मारना, या बुखार, या दूध कम पीना या नहीं पीना। ये 4-5 वो मेन कंप्लेन गार्जियन के द्वारा आता है। और ये 4-5 का मतलब ही होता है दूसरे माने भाषा में कि, या दूसरे साइंस के भाषा में कि इन्फेक्शन हुआ है। जन्म के समय बच्चों का ना रोना, इसमें ऐसा भी कहा गया कि जब बच्चे जन्म के समय नहीं रोते हैं, वैसे बच्चों में, अधिकतर ऐसा केस नॉर्मल डिलीवरी में आता है, वैसे बच्चों में मानसिक क्षमता का विकास कहा जाता है कि उसका नहीं हो पाएगा, या नर्व कोई माथा का दब गया है, या पैर से वो लड़खड़ाने लगेगा। तो इसका क्या उपाय है, और ये जो समस्या आती है वो क्यों आती है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें जो जब हम लोग कहीं डिलीवरी होता है, तो डिलीवरी होने से पहले 1 महीना 2 महीना या माने 10 दिन 15 दिन पहले एक अच्छे जगह पे अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, और अच्छे डॉक्टर से माँ को दिखाना चाहिए, कि जिससे उसके खास करके जब बच्चा का माने जो माँ के पेट में पल रहा है, उसका अगर साइज बड़ा है और जनरली और माँ का हाइट कम है, तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी में, और खास करके एक और कि जो पहला खास करके डिलीवरी हो, खास करके पहला डिलीवरी में, तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चा का जब डिलीवरी माने डिलीवर होता है बच्चा, तो उस समय सर पे माने उसको डायरेक्टली चोट लग जाता है। और वो आगे चल करके अगर वो उसका 3 कंडीशन होता है, जिसको हम लोग HI के टर्म में बोलते हैं, HI1, HI2, HI3। और HI3 जब चला जाता है, तो हम जो बच्चा अगर हम बचा भी लेते हैं, तो उसमें एक CP नाम की बीमारी पैदा हो जाता है, जो कि माने हमारे समाज में, हमारे लोग में, हमारे क्षेत्र में वो एक तरह का बर्डन है। उसको 100% कभी ठीक नहीं किया जा सकता है। तो जहां कहीं भी अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है और बर्थ एस्फिक्सिया या माने लग रहा है कि बच्चा हमारा लेट से रोया है, तो तुरंत वैसे हॉस्पिटल में आने की जरूरत है जहां एक क्रिटिकल नाम का मशीन रहता है। अगर वो जन्म के 5-6 घंटा के अंदर में उस जगह आ जाता है, तो बहुत माने अबाउट 50% ब्रेन जो डैमेज होने का जो स्थिति में है, उसको सुधारा जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो ब्रेन डैमेज का संबंध यहाँ पैरों में लड़खड़ाहट, ठेहुना के पास जो है सो पैर का सटना हो जाता है, या लड़खड़ाने लगता है बच्चा। बाद में लोग फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ भी जाते हैं, तो वो ब्रेन से का प्रॉब्लम पैर में क्यों होने लगता है बच्चों के? होता क्या है कि हर चीज जो कंट्रोल है वो ब्रेन से कंट्रोल है। हर चीज माने एक दूसरे शब्दों में आप कहें कि जितना भी जो स्विच है हर सिस्टम का, वो आपके ब्रेन से है। और अगर आपका ब्रेन का कोई भी पार्ट डैमेज हुआ, और वो एक बार डैमेज हुआ तो हो गया, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा करके भी बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई भी माता पिता जिसके बच्चा अगर जन्म के समय लेट से रोया है, तो जो अगर कर सकते हैं उसी आवर में करने की जरूरत है। हमको ये जानने की जरूरत है कि हम जिस संस्था में डिलीवर किए हैं, वहां की जो लोग हैं, वहां के जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, क्या उसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है क्या, या उनके पास जो डॉक्टर उपलब्ध है, क्या वो क्या सलाह दे रहे हैं कि और क्या करने की जरूरत है। उस पर तुरंत करने की जरूरत है, होता है, एक्शन लेने की जरूरत है। नहीं तो बाद में हम लोग फिजियोथेरेपी से थोड़ा बहुत हेल्प मिल पाता है, लेकिन ब्रेन से संबंधित कोई फायदा नहीं हो पाता है। नवजात बच्चों में ऐसा भी अक्सर सुनने को मिलता है कि बच्चे को जॉन्डिस हो गया है, आखिर क्यों? नवजात बच्चे में जनरली जो जॉन्डिस जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है और दूसरा पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। तो जनरली अबाउट
90% केस में जो होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, जिसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है। तो ये हमारे लोगों को, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, उसको अच्छे से जानने की जरूरत है कि किसको माने जॉन्डिस में भर्ती रखने की जरूरत है और किसको नहीं रखने की जरूरत है। बहुत कम अबाउट हमको लग रहा है कि मैंने जितना भी जॉन्डिस डेवलप कर रहा है उसमें से 10% 15% को ही भर्ती करने की जरूरत पड़ता है। और एक होता क्या है कि जो जॉन्डिस क्यों डेवलप करता है, क्योंकि बच्चा में जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो जनरली 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 तक जनरली रहता है। और हम लोग जो एडल्ट होता है उसमें अब 12 से 14 के बीच में रहता है। तो जैसे ही क्या होता है कि जो माँ के गर्भ माने डिलीवर होता है बच्चा, तो वो उसका जो जॉन्डिस है जो धीरे धीरे माने एडल्ट के लेवल की तरफ जाने लगता है, मतलब कि माने कमने लगता है। तो वो हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण जॉन्डिस होता है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। वो उसमें ज्यादा मैंने घबराने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल मैक्सिमम में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, जो कि एक नॉर्मल बात होता है। पहले बच्चे के लिए आप क्या प्रेफर करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी या ऑपरेट डिलीवरी? बिल्कुल, देखिए हमने इससे पहले इस बात को दूसरे क्वेश्चन में हमने हल किया था कि जो ये देखना है सबसे पहले कि जो माँ का हाइट कितना है और शिशु का जो वजन कितना है, ये देखना है। अगर ये जो डिलीवरी करानी है मैडम, जो गायनकोलॉजिस्ट हैं या और भी जो मैंने जहाँ हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, तो उनको ये एसेस करना है कि कौन सा उचित है। क्योंकि जनरली मैंने हम लोग आजकल सिजेरियन को संख्या बढ़ा दिए हैं, जो कि मैंने उपयुक्त नहीं है, जो भी वजह हो। लेकिन मैक्सिमम में कोशिश किया जाता है, अगर इस ढंग का दिक्कत नहीं है हाइट से संबंधित और बच्चे का साइज के संबंधित, तो नॉर्मल डिलीवरी का मैंने आदमी को प्रयास करना चाहिए। हमारा अगला सवाल यही है कि बच्चे जन्म लेते हैं, वो हॉस्पिटल में जाया जाता है। एक समय था जब गांव घर में, या आज भी होते हैं बहुत जगह, जो घर की जो गांव की चमैन होती है वो बच्चों को डिलीवरी करती है। और हम लोग भी बचपन में पले हैं, अभी ऐसा कभी डॉक्टर का जरूरत नहीं पड़ा, तेल मालिश करती है जो नेचुरल चलता है। लेकिन आजकल बच्चे जन्म लेते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है तेल मत लगाइएगा, आखिर क्यों? देखिए, हमेशा अब हम लोग आधुनिक युग में रह रहे हैं, तो हमेशा जो डिलीवरी जो होना चाहिए इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए। क्योंकि इतना तो है कि जो हमारे गांव में जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, उससे बेहतर जो इंस्टीट्यूशन में है, खास करके सरकारी इंस्टीट्यूशन में जो हमारे लोग हैं वो ज़्यादा माने अनुभवी हैं, तो वहाँ डिलीवरी कराने की जरूरत है। रहा तेल लगाने की बात, तो जो हम लोग का जो पुस्तक है, बुक है, मेडिकल बुक है, उसमें तेल लगाने के लिए जैतून का तेल अलाउ किया गया है। तो हम लोग जैतून का तेल अलाउ करते हैं लगाने के लिए बच्चे में। पहले जब गांव घर में ऐसे डिलीवरी होती थी तो उन बच्चों को हॉस्पिटल नहीं आना पड़ता था, ये ऐसा प्रॉब्लम कुछ नहीं होता था। लेकिन आजकल के बच्चे को जॉन्डिस हो, चमकी हो, ये सब टाइप का बीमारी हो रहा है। इसका रीजन क्या है? क्या माँ का खान पान से प्रॉब्लम है, या इन्वायरमेंट से प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम है? ऐसा क्या जो पहले के बच्चे को बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता था, लेकिन आज जो भी बच्चे जन्म लेते हैं वो लगभग 5 सालों तक डॉक्टर के यहाँ उनका ट्रीटमेंट चलता रहता है। देखिए, पहले का एक जो आपके पास जो माने हेल्थ का जो सेंटर था, हेल्थ केयर सेंटर, वो बहुत कम था। और अगर था भी तो जितना कि जो माने जो आधुनिकताएं माने जो हैं, जो आधुनिक मशीन या आधुनिक डॉक्टर या जो माने इस ढंग का वो उपलब्धता कम था। जैसे कि हम एसेस ही नहीं कर पाए कि सेप्सिस क्या होता है, जिसको इन्फेक्शन बोला जाता है, ये भी पता नहीं था हम लोग को, माने या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। दूसरी बात है कि जॉन्डिस को कैसे हम एसेस करें, ये भी पता नहीं था। तीसरा था कि पुहटी, और चौथा जो है कि जानकारी। तो ये सब जो चीजें हैं जो हम लोग को अवेयर किया है, और माने ऐसा नहीं कि जो बीमारी पहले की अपेक्षा बढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो किस किस टाइप का वैक्सीनेशन होता है, उसका क्या क्या पीरियड होता है? बिल्कुल, देखिए, वैक्सीनेशन जो है बहुत ही एक इसेंशियल पार्ट है आज के माने युग में, कि जो हमारे बच्चों को, जो कि कल का माने भारत का भविष्य होगा, या किसी भी क्षेत्र या राज्य या देश का भविष्य होगा। तो चूंकि एक गार्जियन को एक जो बहुत दूर तक सोचता है, उसके लिए एक जिम्मेवारी बनती है कि अपने बच्चे को, फ्यूचर को कितना प्रोटेक्ट करे, कितना बेहतर करे। तो वैक्सीनेशन उसी में एक माने जो आपके बच्चे के शरीर की क्षमता को
मैंने बढ़ा देता है किसी भी बीमारी से लड़ने का। तो वैक्सीनेशन में जनरली जो दो तरह का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है चलाते हैं। एक नेशनल वैक्सीनेशन है जिसमें सरकार जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन देती है, और जिसमें और जैसे कि पहला जब जन्म होता है उस समय हम लोग 3 टीका देते हैं, जिसमें BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी का है, जो जन्म के 24 घंटा के अंदर में ही देना होता है। आप जन्म हुआ और अगर आपको लग रहा है कि बच्चा आपका स्वस्थ है तो 1 घंटा के अंदर में भी आप दे सकते हैं। दूसरा जो है आप 6 वीक पे, जिसको 1.5 महीना भी बोलते हैं, कि 1.5 महीना पे हम लोग को देना है, जिसमें आपको हेपेटाइटिस बी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, DPT हो गया, निमोनिया हो गया, रोटा वायरस होता है और IPV होता है। इसी ढंग का सेम टीका आपको 2.5 महीना पे, सेम टीका 3.5 महीना पे। फिर 6ठा महीना पे टीका है जो कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब कि जो सरकार जो प्रोवाइड कर रही है उसमें नहीं उपलब्ध है, जिसमें है इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड। तो हम अब 7वां महीना में इन्फ्लुएंजा का है, फिर 9वां महीना में MMR का है जो कि सरकार के पास उपलब्ध है, और प्राइवेट में एक उसके साथ भी एक मेनिंजोकोकल वैक्सीन होता है जो ब्रेन से संबंधित है, जो हम लोग देते हैं। फिर 12 महीना में हेपेटाइटिस A, जापानी इंसेफ्लाइटिस, इसका टीका देते हैं। फिर 13वां महीना में हम लोग जापानी इंसेफ्लाइटिस का बूस्टर देते हैं। 15वां महीना में फिर इस ढंग के हम लोग वैक्सीन देते हैं, जिसमें हम हमारे लोगों को ये अवेयर होना चाहिए कि कौन सा टीका सरकार के पास उपलब्ध है और कौन सा टीका सरकार के पास नहीं उपलब्ध है। हम ऐसा एसेस करते हैं कि अबाउट मैंने जो लोग मैंने अवेयर भी हैं, वो हमको नहीं लग रहा है कि मैंने बाहर से टीका दिवा पाते हैं, जो कि मैंने जो सरकार के पास जो टीका है वही दिवा पाते हैं, और बहुत कम परसेंटेज ही मैंने बाहर का टीका जो छूट जाता है, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस A। अधिकतर बच्चा जो जॉन्डिस लेकर के आता है 2 साल 3 साल 4 साल का, वो हेपेटाइटिस A का होता है, लेकिन हमारे लोग अवेयर ही नहीं है इसके लेकर के। तो थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। दरभंगा जैसे शहर में इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मिथिलांचल के बहुत सारे पेशेंट हैं, उनके बच्चे हैं, वो आपके यहाँ आते हैं। सबसे ज्यादा बच्चों में क्या केसेस देखे गए हैं, और साथ ही साथ आपके अस्पताल में उन बच्चों के आधुनिक इलाज के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं, और उनको आप किस तरह बच्चे को जो जीवन रक्षाएं जो दवा दी जाती है, मतलब उनका जो देखभाल होता है आपके अस्पताल में किस प्रकार किया जाता है? देखिए, अपना हॉस्पिटल मेनली जो चला रहे हैं वो नवजात बच्चों का हॉस्पिटल है, और यहाँ लगभग हमको लग रहा है कि जो मैंने पूरे इंडिया लेवल पे जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो जीवन रक्षक इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास उपलब्ध है। और हमने एक बार एक वीडियो बना करके YouTube पे डाला था कि किसी भी संस्था या किसी डॉक्टर का इमरजेंसी केस में कैसे चयन किया जाए, कैसे हम जानेंगे कि वहां जाना हमारे लिए बेहतर होगा। तो उसके लिए हमने 3-4 उपाय बताए थे, जिसमें पहला था कि डॉक्टर है तो कौन है, और अगर है तो उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है, अर्थात वो कितना देर तक वहां रहता है। दूसरी कि आपके जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, खास करके कंपाउंडर और नर्सिंग स्टाफ, उसकी क्वालिटी क्या है, वो कहां से नर्सिंग का डिग्री लिया है, और अगर डिग्री लिया है तो और उसके बाद उसका ट्रेनिंग किस आधार पे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तीसरा कि जो आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है उस किस कंपनी का है। जैसे कि कहीं भी हम, चाहे एडल्ट की बात हो, चाहे बच्चा की बात हो, चाहे नवजात बच्चा की बात हो, कोई भी ऐसा सेंटर में हम प्रेफर नहीं करेंगे जहां ABG मशीन नहीं हो। ABG क्रिटिकल कोई भी कंडीशन को असेस करता है, सबसे मैंने प्रमाणिक है, वो पेशेंट के रूप में भी मैंने डॉक्टर के लिए भी बेहतर है, और जो अटेंडेंट है पेशेंट है उसके लिए भी बेहतर है। तो कोई भी ऐसा हॉस्पिटल में किसी भी व्यक्ति को नहीं भर्ती करना चाहिए जहां ABG की सुविधा नहीं हो। तो ये, और जो चौथा एक और चीज जो देखना है, क्योंकि हम लोग एक मैंने गरीब जगह के रहने वाले हैं, हम लोग एक मैंने पुहाटी वाला इलाका के रहने वाले हैं, हमारे लोग बहुत गरीब है, तो क्या वो हॉस्पिटल या डॉक्टर कैशलेस का कोई सुविधा दे रहा है कि नहीं। ऐसे करके हम अगर एसेस करेंगे तो हम मैक्सिमम समय में हम अच्छे डॉक्टर के पास जा पाएंगे। तो अपना जो हॉस्पिटल है, अभी हम लोग जैसे कि अभी नवजात बच्चे में सबसे अधिक, पूरे बिहार में सबसे अधिक आयुष्मान में काम किया है नवजात बच्चे में। कोई भी सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल इतना काम नहीं किया है जितना अभी
35 बेडेड एनआईसीयू हॉस्पिटल यहाँ है, और हमको लग रहा है कि अभी 6 महीना से ऑलवेज 35 बेडेड मैंने दे रहा हूँ। जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी है मेरे पास वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मैंने पूरे डॉक्टर समाज से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आयुष्मान हमारे इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में आयुष्मान की मैंने संख्या बढ़ाए, आयुष्मान में करे जहां तक संभव हो सके। आयुष्मान की बात की, जो देश के सरकार के द्वारा सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना के रूप में आई है, आपके यहाँ आयुष्मान भारत के तहत क्या क्या मतलब सुविधा दी जाती है, और आयुष्मान भारत से कैसे लोग जुड़ सकते हैं और उसका लाभ कैसे लोगों को मिलता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल आयुष्मान भारत भारत सरकार का एक बहुत बेहतर योजना है, खास करके हमारे क्षेत्रों के लिए, हमारे राज्य के लिए। और मैं अब जो अभी वर्तमान में जो प्रचार करता हूं आयुष्मान भारत के साथ साथ मैं राशन कार्ड सिर्फ बोलता हूं कि आप सिर्फ राशन कार्ड लेके आए। राशन कार्ड लाने पे 99% चांस है कि आपको आयुष्मान में हो जाएगा। 99% चांस कि आपका हो जाए। 1% चूंकि ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है तो कहीं त्रुटि रह सकता है, संभावना, लेकिन 99% भी तो बहुत होता है। और आयुष्मान कार्ड हो ना हो, आप राशन कार्ड, खास करके नवजात बच्चे में अगर माँ का मैंने उसका नाम नानी घर में भी जुड़ा हुआ है तो राशन कार्ड में उसके मैंने बच्चे के नानी घर में, तो उससे भी हो जाएगा। अगर दादी घर में उसके फादर का नाम मैंने उसके दादा वाला कार्ड राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है, उससे भी हो जाएगा। तो हम प्रत्येक अपने लोगों से कहेंगे कि वो बिल्कुल आयुष्मान का फायदा उठाएं, और उसमें बहुत ज्यादा चिंता करने की नहीं। राशन कार्ड सिर्फ मोबाइल से भी मंगा लें, राशन कार्ड और आधार कार्ड, इतना ही काफी है। उसको जो बहुत सारे लोग जो है बहुत भारी बना देता है। आयुष्मान कार्ड कैसे लाभकारी है लोगों के लिए? उसके अंदर क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है, या दवाइयों का बिल जो होता है, या उनके जो सर्विस चार्ज होता है, या जो रजिस्ट्रेशन फी होता है, इस समय क्या क्या सुविधाएं पेशेंट को दी जाती हैं? बिल्कुल, अभी जैसे हम लोग नवजात में काम कर रहे हैं तो इसमें हमने जो एक फीस एक हम लोग ले लेते हैं। फिर उसके बाद न दवा में 1 रुपया लगता है, न जांच में 1 रुपया लगता है, न भर्ती का में 1 रुपया लगता है। और मैंने हर स्तर से, और अगर कोई लाचार, इतना भी लाचार व्यक्ति है कि जिसके पास फी का भी पैसा नहीं, तो हम लोग अच्छे हैं। यहाँ तक कि हम लोग एक ऐसा किए हुए हैं कि जो अगर आज कोई भर्ती हुआ तो आज अगर उसका कागज नहीं सबमिट हुआ तो कल नहीं तो परसों, 3 दिन तक हम लोग के हाथ में ये रहता है कि हम लोग अगर तीसरा दिन भी अगर हो जाता है तो 2 दिन का भी पैसा नहीं लगेगा, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए क्योंकि हमारा जो लोग जो है पैसे से नहीं, बहुत मैंने जो है कि ज्ञान रूपी से भी पीछे रहता है। तो अगर आज नहीं हो पाया आयुष्मान में तो कल अगर हो जाता है तब भी पैसा नहीं, परसों तक पैसा नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद अगर होता है तो पैसा लगने की संभावनाएं बढ़ जाता है। लेकिन बहुत ऐसे केस में हम लोग ऐसा किए हैं कि अगर लाचार रहा तो उस पैसा को भी छोड़ देते हैं। दरभंगा में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, दरभंगा के डॉक्टर या मिथिलांचल के डॉक्टर की बात करते हैं, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे आयुष्मान कार्ड को लेकर के, और गार्जियन को भी, खासकर अभिभावक जिनके बच्चे जन्म लेने वाले हैं, उनको भी आयुष्मान कार्ड के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो हम लोग अभी समझ पा रहे हैं कि जो भारत सरकार आयुष्मान पे मैंने बहुत ज्यादा फोकस किए हुए हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आयुष्मान को और मैंने बेहतर ढंग से मैंने लागू किया जाएगा, जिसका हमारे लोग अच्छा से फायदा उठाए। हर लोग बना के रखें आयुष्मान कार्ड, और कहीं भी जब कोई मैटर हो मैंने हेल्थ से संबंधित, तो अगर समय रहे तो इसका जानकारी ले लें कि कम से कम पैसा में या ना के बराबर पैसा में या बिना पैसा का उसका इलाज संभव हो सके। दरभंगा में आप प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, क्या हॉस्पिटल का नाम है, और कैसे आपसे संपर्क किया जा सकता है इस अस्पताल से? बिल्कुल, पहले तो अपना पूरा नाम, मेरा नाम डॉक्टर सूरज है और मैं दरभंगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। और यहाँ करीब मैंने 10 साल से बच्चे लोग का इलाज कर रहा हूँ। और जो अपना हॉस्पिटल का नाम है वो दरभंगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। ये बेता में HDFC बैंक के ऊपर में छत पे चल रहा है। और मेरा नंबर भी है जो मैंने पेपर वगैरह में या बोर्ड पे लिख रखा है कि अगर किसी भी बच्चा कोई भी बीमार हो
कहीं भी हो तो एक बार माने फोन से संपर्क कर लें। अगर कब लगे कि भाई पैसा लग रहा है तो माने यहाँ ना आए, जहाँ जहाँ मुफ्त में हो इलाज वहाँ कराएं, जहाँ बेहतर इलाज हो वहाँ कराएं। अभी आप सुन और समझ रहे थे डॉक्टर सूरज, दरभंगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डायरेक्टर को। आने वाले समय में और भी जो डॉक्टर होंगे उनका हम अपने चैनल में स्वागत करेंगे और उनके जो सवाल जवाब है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप जागरूक रहिए और हेल्थ के लिए पूरी तरह से कॉन्शियस रहिए। धन्यवाद।